प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को नौका विहार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित की व्याख्या, कल पहला भाग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आज दूसरा भाग मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत कुलिल निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमण, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, नौका से उड़ती जल हिलोल, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे जल चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल। तिर रही खोल पालों के पर, पाल क्या है? जो नौका में वायु को अपने निश्चित तरफ ले जाने के लिए तान दिया जाता है। तो कह रहे हैं तिर रही खोल पालों के पर, पालों के पर नौका अपने निश्चित दिशा में जा रही है। निश्चल सच के शुचि दर्पण पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण अर्थात पवित्र जल पर बिंबित हो रहा रजत कुलिन निर्भर, निर्भर अर्थात उस नौका विहार जिस जल में किया जा रहा है, उसके किनारे दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, जो पाले तनी हुई है नौका में, वह अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रही है। कवि कह रहा है काला काका का राजभवन, काला काकर का जो राजभवन है, सोया जल में निश्चित प्रमण, नदी के किनारे काला काकर का राजभवन होने के कारण, क्योंकि नदियों के किनारे जितने भी मकान बगीचे आदि होते हैं, सबकी परछाई उन नदियों में पड़ती है। तो कवि कह रहा है काला काकर का जो राजभवन है, वह निश्चिंत हो करके जैसे लग रहा है कि उस जल में सो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और नाना प्रकार के सपनों को लिए हुए वह उस जल में निश्चिंत होकर के सो रहा है। नौका से उठती जल हिलोर, और जिस समय नौका के हिलने से हिलोरें उसमें उठती हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, मालूम पड़ता है कि उस राजभवन का ओर छोर दोनों हिल जाता है। अर्थात नौका के हिलने से जल की वायु के कारण जल भी हिलने लगता है, तो संपूर्ण चीजों में परिवर्तन होने लगता है। तो कह रहे हैं पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, पलकों में नाना प्रकार के स्वप्नों को सजोए हुए नौका से उठती जल हिलोर, और जब जिस समय नौका से जल हिल जाता है, हिलोरें लेने लगती हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, दोनों किनारे जो हैं नदी के, वह ओर छोर वह दोनों हिल जाते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल, मालूम पड़ता है कि नेत्रों को फाड़ फाड़ कर, अर्थात नेत्रों को खोलकर कुछ खोज रहे जल तारक दल, जो तारों का समूह है, मालूम पड़ा वह कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, और इस प्रकार से जो मध्य भाग है, उस समय जिस समय नौका वहाँ पहुँचती है, उसमें भी हिलोरें आने लगती हैं। तो कवि कह रहा है जिनके लग दीपों को चंचल,
परछाई पड़ रही है नदी में कि जैसे छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। अंचल की ओट लिए अब लगातार उसमें वह चांदनी बनी हुई है। फिरती लहरें लुक छुप पल पल, जिस प्रकार से लहरें उड़ती हैं फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर उड़ती हैं फिर नीचे जाती हैं, उसी प्रकार से लहरें जब ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप तारों के जो परछाइयाँ हैं जो नदी पे पड़ रही हैं, उस जल में पड़ रही हैं, कभी बाहर निकलती हैं तो कभी अंदर छिप जाती हैं। इस प्रकार से लुका छिपी मालूम पड़ा कोई खेल खेल रही हो। सामने सुख की छवि झलमल, सामने सुख तारा जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रकाश होता है कि छवि झलमल, वह भी झिलमिला रहा है। तैरती परी सी जल में कल, जैसे मालूम पड़ता है कि कोई परी जल में कीड़ा कर रही हो। इस प्रकार से शुक्र तारा भी झिलमिला रहा है। रुपहले कछों में हो जल, जैसे एक नायिका के घुंघराले बाल उसके उस सुंदर चेहरे पर आते हैं और शोभायमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुक्र तारा जैसे परी के समान उसमें झिलमिला रहा हो और उसके दोनों तरफ सुंदर बाल उसकी शोभा को बढ़ा रहे हों। लहरों के घूंघट से झुक झुक उन लहरों के बीच से कभी दिखाई पड़ता है, कभी छुप जाता है। इस प्रकार से वह तारा जो झिलमिला रहा है, कभी कह रहा है लहरों के घूंघट से झुक झुक, वह लहरों के बीच से झुक झुक करके दशमी का शशि, जिस प्रकार से दशमी का चंद्रमा होता, शश माने चंद्रमा, चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो कभी कह रहा है दशमी का शशि, जिस प्रकार से दशमी का चंद्रमा निज त्रियक मुख अपना तिरछा मुख किए हुए दिखलाता मधुसा रुक रुक, मालूम पड़ा वह भी अपने मुख को रुक रुक करके दिखला रहा हो। इस प्रकार से नौका जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नौका। धीरे धीरे नौका उस नदी के बीच में, बीच धार में पहुंच गई। छिप गया चांदनी का कगार, और चांदनी का जो किनारा था वह छिप गया। दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर, अत्यंत दूर, क्षितिज कपर, कवि कह रहा है अत्यंत दूर क्षितिज पर, उस आसमान पर दो बाहों से दूरस्थ तीर। दोनों बाहें क्या है? नदियों के जो किनारे हैं, तीर जो उसके किनारे हैं, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, और बीच में जब नौका पहुंचती है बीच धार में, तो कवि कह रहा है अब पहुंची चपला बीच धार। चपला माने वाला नौका जब बीच धारे में पहुंचती है तो छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी की जो परछाई नदी पे पड़ रही है वह छिप गया। दोनों बाहों से दूरस्थ तीर, दोनों बाहें अर्थात दोनों किनारे अब उस नौका से दूर हो गई हैं। धारा का कृष्ण कोमल शरीर, और बीच में जो मध्यस्थ है, जब वहाँ नौका पहुँची तो कह रहे हैं धारा का कृष्ण कोमल शरीर, वह कोमल शरीर उस धारा का आलिंगन करने को अधीर, उस नौका का आलिंगन करने के लिए अधीर है। अति दूर क्षितिज पर, अत्यंत दूर उस क्षितिज पर बिटप माल लगती भूरेखा सी अराल, पेड़ों की जो पंक्तियां हैं भूरेखा के समान, भावों के समान टेढ़ी अत्यंत सुंदर लग रही हैं। अपलक नवनी नील नयन विशाल, और यह पलके जो कभी नहीं झपती हैं, नभ आकाश नील नयन, नीले आसमान के नीचे अर्थात विशाल सुंदर माँ के उर पर शिशुसा, मालूम पड़ रहा है कि अपनी माँ की गोद में, माँ के उर पर, माने हृदय पर
शिशु सा एक बच्चे के समान, समीप उसके पास सोया धरा में एक दीप। जैसे धरा में एक दीप पड़ा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से बीच धार में जब नौका पहुंची तो एक बच्चे के समान, जैसे कोई अपने माँ की गोद में सो रहा हो, उसी प्रकार से वह प्रतीत होने लगा। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल अर्थात लहरों से युक्त प्रवाह को, उस नदी के प्रवाह को, जल के प्रवाह को कर प्रतीप उल्टा करके, वह कौन विहग, वह कौन पक्षी है? क्या विकल कोक, क्या कोई चकवा पक्षी है? उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने शोक को समाप्त करने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, और छाया में उस विरहणी कोकी को देख करके पतवार घुमा, नौका का पतवार घुमा। अब प्रतुन भार अर्थात छीण, प्रतुन माने छीण, कह रहे हैं प्रतुन भार हल्का। नौका घूमी विपरीत धार, और नौका अपने विपरीत धार में घूमी। इस प्रकार से यह नौका विहार का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आखिरी भाग आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।